नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 जो हाल ही के कैलेंडर में अनाउंस भी हुआ है कि 12 अक्टूबर को होगा 2025 में, तो काफ़ी समय है। इसकी तैयारी हम लोग साथ साथ करेंगे इस वीडियो फॉर्मेट में जो हम क्विज देख रहे हैं अपनी, ठीक है। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। आज हम यहाँ पे अगला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया, नीम रिंजी शेरपा 14 सबसे ऊंची चोटियां जो विश्व की हैं उस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। लगभग 18 वर्षीय हैं ये, और किस देश के हैं ये? तो ये नेपाल के हैं, है ना, माउंटेन क्लिम्बर। और इनको जो है 8000er के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी 9 अक्टूबर मात्रा की मिस्टेक है। 2024 में टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी जो थे, तो इनका 86 साल की उम्र में निधन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे डेट। इन्हें भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ये पूछा गया है। ये हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है देश का, तो ये मिला था इनको वर्ष 2008 में, ठीक। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपालन का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। ये जो है अक्टूबर 2024 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ तक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। ये बेसिकली फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 1994 में, ठीक है। तो ये इनके द्वारा ही किया गया था, इसको ध्यान रखना है। तो इनको भी पद्म भूषण जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे सम्मानित किया गया था। कब? 1998 में, ठीक है। ये जो एम्स दिल्ली है उसके डायरेक्टर भी रहे थे। किस देश की लेखिका हान कांग को साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये साउथ कोरियन राइटर है हान कांग। इनका ये है एक इंटेंस पोएटिक प्रोज, इसके लिए ये लिटरेचर का नोबेल दिया गया था। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, ये थीम किसका है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का। तो कब आयोजित हुआ? थीम ध्यान रखेंगे। और थीम्स को कोशिश किया करिए जो इंग्लिश में है ना वो ही ध्यान रखने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी में इसका ना कई बार ट्रांसलेशन सही से नहीं हो पाता है या क्वेश्चंस में दिया नहीं होगा तो कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो ये होता है फिलहाल 10 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को केंद्र सरकार ने उस राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये जो है कैमूर, ये है इसमें बिहार में बेसिकली, है ना। बिहार का पहला जो टाइगर रिजर्व है कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वॉर किसने लिखी है? तो ये जो है फेमस राइटर हैं, पुलित्जर प्राइज विनर बॉब वुडवर्ड, ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई जो हम ये पेमेंट करते हैं ना, तो उसके वॉलेट में भी पैसा हम ऐड कर सकते हैं, ये फैसिलिटी होती है ना। तो इसकी लिमिट को रुपये जो 2000 थी अब तक, उससे बढ़ा करके कितने हज़ार रुपये करने की घोषणा किया गया है? तो 2 होते हैं। एक नॉर्मल वॉलेट जो है उसकी लिमिट अब तक थी मैक्सिमम 2000, तो ये हो गई है 5000, ठीक। और एक होता है यूपीआई लाइट, तो उसमें पहले 500 रुपये की सीलिंग थी, अब जो है 1000 रुपये हो गई, ठीक। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, है ना, इन दोनों को सामूहिक रूप से ऑप्शन सी को चुनेंगे। और किस चीज़ के लिए? तो इनकी जो डिस्कवरी है ना, ये मशीन लर्निंग को इनेबल करना विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो ठीक, दोनों का नाम ध्यान रखेंगे प्लीज़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कुल 127 देशों की रैंकिंग की गई, तो भारत का स्थान बताना है। ये था 105, और ये GHI स्कोर भी दिया जाता है इसमें, वो 27.3। ये इंडेक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा के भी उद्देश्यों से, और प्रीलिम्स में तो पूछते ही हैं, तो पढ़िएगा थोड़ा डिटेल में। हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने? अभी हमने ऊपर देखा कि रतन टाटा जी का निधन हो गया था, तो उसके बाद अक्टूबर 2024 में ही उनके नेफ्यू हैं, है ना, ये
नोएल नवल टाटा नाम है इनका, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर हमें करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे हमारे हैं वो मेनली इस पे ही आधारित हैं, ठीक। तो सबसे बड़ा है एयर कंडीशनिंग जो है, इसको कम करेंगे तो ये हमारा जो है पर्यावरण की सुरक्षा होगी। पेपर बैग्स यूज़ करेंगे प्लास्टिक की जगह, तो ये भी उसके लिए। लेकिन गरीबी को कम करना सीधे रूप से इससे जुड़ा नहीं है ना, तो इसको हम जो है ऑड चुनेंगे इसमें। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं। तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ये, नागपुर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं, ये जो है जेनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। हिंद महासागर के निम्नलिखित जो स्ट्रेटेजिक हमारे कह सकते हैं स्ट्रेट्स हैं, उसको पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। मैप की जानकारी इसीलिए होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके ये सब चीज़ें संभव नहीं है लंबे समय तक याद रखना या फिर उसको क्वेश्चन को सही कर पाना। सबसे ईस्ट में हमारा क्या है? मलक्का है ना, फिर आ जाएगा पाक जलडंडू मध्य इंडिया श्रीलंका के बीच, फिर हारमुज और फिर बाबल मंदाब। तो DABC इसको मैप पे प्लीज लोकेट कीजिएगा आप लोग। भारत ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया? कोस्टल रीजन्स में देखते हैं आप, साइक्लोन्स वगैरह काफ़ी है ना प्रभावित होते हैं सब एरिया इससे, तो उन्हीं के उस एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं उनके रिस्क वगैरह को कम करने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया था 2011 में, है ना। जैसे फेज़ 1 में 2 राज्य थे, इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर फेज़ 2 था, उसमें जो और कोस्टल राज्य हैं उनको शामिल किया गया, ठीक। दक्षिण कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डेथ वैली किसका एक उदाहरण है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, जिसमें मेजर और माइनर प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है कि जैसे शिफ्ट होती हैं या है ना डाइवर्ज होती हैं, कंजर्व होती हैं, तो जो है जैसे पूछा गया ना इसमें कि डेथ वैली इसका एग्जांपल है, तो रिफ्ट वैली का निर्माण जो है हमारा ये जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, तो जब दो प्लेटें एक से दूसरे से दूर जाती हैं ना, तो ये बीच में स्पेस जैसे खाली होगा तो यहीं पे रिफ्ट वैली बनती है, घाटी, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखिए। फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में ऑप्शन डी, कश्मीर वैली जो इंडिया में है, ये किस प्रकार की वैली है? कोई बताएगा? कमेंट करिए। सागौन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ट्री होता है, तो इस प्रकार के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है ये, और लार्जेस्ट जो इसका एरिया है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? मुगल एम्परर जहांगीर जो है उसके टाइम पीरियड पे जो एक्टिव पेंटर्स हुए उसके कोर्ट में अबुल हसनी नहीं, हसन नाम था इसका, और अकारिजा, ये 2 लोग थे, मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह के लिए काफ़ी पॉपुलर थे। अब्दुस समद ये जो है और मीर सैयद अली, ये दोनों इसमें अकबर के रेन में थे, ठीक। तो चारों के नाम ध्यान रखेंगे। प्लांट्स में क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं रोल प्ले करता है। तो इसमें होता क्या है? क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। और तो इसमें जो है अब इन विकल्पों में हम देखें तो क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, है ना, ऑप्शन सी, ठीक। इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, कई तरह के विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला पहला देश था? ऑफिशियली इंडिया जो है पहला ऐसा देश था जिसने ये नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग चलाया था 1952 में, ठीक। मेन ऑब्जेक्टिव था लो फर्टिलिटी रेट और स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इस पे ध्यान देना। एक पारितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम। पृथ्वी पर ही हम इकोसिस्टम में देखें तो जैसे बायोलॉजिकल, जियोकेमिकल या फिर केमिकल एस्पेक्ट्स जो हैं जीवन के, ये एक दूसरे में जो कह सकते हैं स्थानांतरित होती हैं चीज़ें, तो इसको बायो जियोकेमिकल साइकिल हम बोलते हैं, ठीक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर के क्या बनाती है? इकोसिस्टम है, फिर उसमें कई सारी फूड चेन जो होती है ना, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है।
प्राइमरी, टर्शरी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सब जो होते हैं, तो फूड चेन हो गया। तो ऐसे ही कई सारी फूड चेन मिलकर के क्या बनाती है, फूड वेब। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जहाँ पे मल्टीपल फूड चेन आपस में ओवरलैप या कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। ठीक है, भारतीय बार काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, सॉरी संवैधानिक नहीं, वैधानिक है, मतलब स्टेट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किस वर्ष में की गई थी? ये धारा इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे खैर नहीं है, बस ये ध्यान रखना है इसमें हमारा कि जो बार काउंसिल है ना, जुडिशरी से संबंधित 1961 में स्टैब्लिश्ड है। इतिहास की एक प्रमुख पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसके लेखक और संपादक कौन थे? तो बिपिन चंद्र। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको हो सके तो पढ़िए भी। भारतीय संविधान में देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित भाग किस देश से लिया गया था? कई सारी चीजें हमने अलग अलग देशों के संविधान से अडॉप्ट की हैं, उसमें से ही एक ये है ट्रेड का। तो ये जो है हमने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हम आपको पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर माह में होगा, आपके पास पर्याप्त समय है, अभी से बिल्कुल लगेंगे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। एकदम फाउंडेशन बैच में चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई कर रखी है तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच, इसके अलावा मेंस के बैचेस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो हम ये देख रहे हैं काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। या अन्य किसी भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जानकारी एडमिशन की आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इंट्रोडक्शन वाला, वहाँ पे 3 मोबाइल नंबर बताए जाएंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फी है, काफ़ी इफेक्टिव है चीज़ें। यूपी स्पेसिफिक जो है, यूपी पीसीएस एग्जाम के स्पेसिफिक हमारा मटेरियल डेवलप किया जाता है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 1998 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आर्थिक विज्ञान में नोबेल स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत के एक प्रमुख कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे अमर्त्य सेन, उनको ये दिया गया था अवार्ड। ऑप्शन फर्स्ट कट होगा 1998 में। भारतीय इतिहास में 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कन्नौज जो क्षेत्र है उस पर केंद्रित त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, और यह संघर्ष किन 3 साम्राज्यों के बीच में हुआ था? नॉर्दर्न इंडिया के कंट्रोल से संबंधित ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, जिसपे कह सकते हैं कंट्रोल के लिए है ना, ये संघर्ष लगातार होता रहा। 3 डायनेस्टीज थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। छठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में मौजूद 16 राज्यों या कुलीन गण राज्यों का सामूहिक नाम क्या था? तो 16 महाजनपद हुए। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम क्या था और उनकी कैपिटल क्या थी। ठीक, वर्तमान हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, तो इसका जो अभी वर्तमान टेरिटरी है उसमें कुल इन 16 में से 8 जो है ये महाजनपद स्थित थे। हो सके तो इनकी लिस्टिंग पढ़िए, जैसे जो लोग हमारे पेड ग्रुप में होंगे उनको ये चीज़ें दी गई हैं वहाँ से पढ़िए, और इन चीज़ों को मैप पे भी लोकेट कीजिए। कई बार मैप में वो चीज़ें ध्यान रहेंगी तो उससे संबंधित क्वेश्चंस को आप कर लेंगे अगर कुछ पूछा जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश, जैसे भी हम ऊपर हमने कन्नौज वाले क्वेश्चन में देखा, तो इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में मालवा जो प्लेटू का रीजन है उस क्षेत्र में हुई थी, है ना। तो किसके द्वारा की गई थी? तो नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन जो है उसको निर्दिष्ट करती है? 7वीं अनुसूची में ये चीज़ें दी हुई हैं, 3 प्रकार की लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, जिसमें अलग अलग विषय हैं इन चीज़ों से संबंधित। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियाँ हैं, जल्दी जल्दी सबको देख लेते हैं। फर्स्ट में जो है क्या बताया गया है, हमारा जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है स्टेट्स एंड यूनियन का और उनके नाम, इसको डिफाइन किया गया है। सेकेंड में क्या है, ये अलाउंस, प्रिविलेज, एमोल्यूमेंट्स जो है उससे संबंधित प्रावधान। थर्ड में क्या है, हमारा ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में दिया गया है ना। चौथे में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, है ना। फिर 5वें में क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन के प्रावधान। छठे में 4 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों से के जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान है। 7वें में भी हमने देख ही लिया। 8वां जो पूछा अगर जाए तो उसमें है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कुल 22, है ना। 9th में कुछ ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित चीज़ों के बारे में, है ना।
प्रोविजन 10th में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, पॉलिटिशियंस के संबंध में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो बदल जाते थे पहले। और फिर 11th में जो है पंचायती राज से संबंधित चीजें हैं, और 12th में म्यूनिसिपैलिटीज से। ठीक, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं मिली है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, भाग 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ये, 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में। ठीक, लेकिन अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार जो है ये इन अनुच्छेदों में नहीं दिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था फंडामेंटल राइट। एक केस हुआ था पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में, उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया था, है ना, राइट टू प्राइवेसी। इसके अंतर्गत आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला है, उसके अंतर्गत निजता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार माना जाए। 1882 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना इसमें से किसने की थी? जो है सोशल रिफॉर्म और वुमेन राइट्स के लिए एक संस्था थी, ये कह सकते हैं, पंडित रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसको भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के रूप में जाने जाते हैं रामदेव मिश्रा, ऑप्शन बी। ठीक है, काफ़ी सारी जो है एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल रिसर्च वगैरह में काम किया इन्होंने। ठीक, और इनकी एक पुस्तक है वो पूछी जाती है, उसका नाम है इंडियन मैनुअल ऑफ प्लांट इकोलॉजी। ठीक, इसको भी ध्यान रखें। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल और उसका सोर्स जो है उसके संबंध में गलत युग्म चुनना है। बहुत ध्यान से देखा करिए हमसे गलत या सही क्या पूछा जा रहा है। ठीक, इमली जो होती है ना, टैमरिंड, इसमें पाया जाता है हमारा टार्टरिक एसिड। ठीक, मेथनोइक एसिड की अगर हम बात करें तो ये इसको फॉर्मिक एसिड भी हम कहते हैं। जैसे चींटी के डंक जो है, कभी चींटी काटी होगी तो आपको पता होगा, दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है कई बार, उसमें पाया जाता है ये। ठीक है, तो अन्य ये 3 विकल्प जो है ये भी ठीक है, इसको देख लीजिए। गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो 2005 में ये कमेटी बनी थी, सुरेश तेंदुलकर थे इसके चेयरमैन, और 2009 में इन्होंने जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी, है ना, पॉवर्टी एस्टिमेशन के मेथोडोलॉजी जो है उसको रिव्यू करके। इसमें से कौन सी नोबल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती प्राकृतिक रूप से? तो रेडॉन है इसमें, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरीके भी कार्य करती है ना, और नोबल गैसेस है। तो ये नेचुरली बहुत मतलब रेयर है कि केमिकल मेथड्स के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जा सके नेचुरल एनवायरनमेंट में। अन्य जो है ये पाई जाती हैं। नोबल गैसेस के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका कई बार पूछा जाता है सबका नाम। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक, ये सारी हैं और इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, सारे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन ये जो करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, तो इसी की कमी होगी। हाल ही में किस देश के निहोन हिडांक्यो संगठन को 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जापानीज एक संस्थान है जो कि एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स के रेफरेंस में कार्यरत है ना, इसको दिया गया था ये पीस प्राइज, मतलब नोबेल पीस प्राइज। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर, इसको इंग्लिश में विली कहते हैं, मौजूद होते हैं? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिन सब का हम सेवन करते हैं, इसका पूर्ण पाचन हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सिक्रीशन कह सकते हैं रिसीव करता है लीवर और पैनक्रियास से, और यहाँ पे इन चीज़ों का संपूर्ण पाचन होता है। ठीक, बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट और है चीज़ लसीका, लिम्फ जिसको कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करती है इसमें से क्या, है ना, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फॉर्म में इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो फैट की बात हो रही है, ऑप्शन बी, है ना। इसका परिवहन आंतों तक मतलब पचे हुए और अवशोषित जो चीज़ है उसके रूप में करती है। इनमें से कौन सा विलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा? ठीक है, तो जो है केमिकल का एसिड और बेस के रूप में टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, जैसे कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा जिसका ये वैल्यू जो है
हमारा 7 से अधिक होगी। ठीक, तो जो है इसको हम उस पीएच पेपर पे जो है डालेंगे तो उसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक पीएच लेवल का है, यानी कि बेसिक है, क्षारीय है। ठीक, तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? ऊपर की तीनों ही है। रेणुका झील जो है ना, ये सिरमौर में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब समझ सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट, है ना। तो ये जो है इन विकल्पों में से क्या हो जाएगा, हमारा लिवर। ठीक, मानवों में आहार नाल ऐसे मुंह से जो स्टार्ट हो रहा है और नीचे तक आपने अगर स्ट्रक्चर देखा हो तो इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो लास्ट पार्ट होता है हमारा ये एनस, है ना। तो यहीं से वेस्ट हमारा सिक्रेट होता है ना। तो एक बार ना, अभी जैसे हमने क्वेश्चंस भी देखे कई सारे डाइजेशन से संबंधित, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर के ऑर्गन्स जो है कहाँ कहाँ पे और उनके फंक्शन क्या है। ऐसे ही साथ के साथ पढ़ते चलेंगे तो ये याद रहेगा लंबे समय तक। झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बहुत ध्यान से प्लीज मैं रिपीट मोड में बोलता हूँ कि ध्यान दिया करिए, सही पूछा गया है या सही नहीं है पूछा गया। आप लोग को क्वेश्चन आता रहता है, बट इस कंफ्यूजन से आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आते हो। तो कोलेरू लेक महाराष्ट्र गलत है ना, ये आंध्रा में है। ठीक, अन्य विकल्प हमारे जो है ठीक है। और इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने अगर पूछे हैं तो उसका उत्तर आपसे अपेक्षित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उसका उत्तर। और हमारे पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन आपको फिर से बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन जो वीडियो का है और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसमें 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको मिल जाएगी। बहुत समय है आपके पास, बिल्कुल अभी से लग जाइए, ठीक है, इन चीज़ों में, और बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं आप। इसके आगे जो क्वेश्चन हैं हम देखते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।